नमस्कार, बिहार की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज कुमार। इस खास पेशकश में मैं आपके साथ चर्चा करने जा रहा हूं कि आखिरकार जेडीयू और बीजेपी में बात कहां अटक रही है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे, ये लगभग तय हो चुका है। तो सवाल ये उठता है कि फिर भी बात कहां अटक रही है। क्या बात इस बात पर अटक रही है कि स्पीकर कौन होगा? क्या बात इस बात पर अटक रही है कि होम मिनिस्ट्री किसके पास होगा? क्या बात इस बात पर अटक रही है कि इस बार बीजेपी के मंत्री स्वतंत्र फैसले लेने के लिए पूरे तरीके से उन्हें फ्री छोड़ दिया जाएगा? क्योंकि बीजेपी के पास जो सीटों की संख्या है वो जेडीयू से कहीं ज्यादा है। यकीन मानिए, जेडीयू की भी सीटें कम नहीं है। अगर आप पिछले साल की तुलना में देखें तो कहीं ज्यादा है। लेकिन नीतीश कुमार 2005, 10, 15 और 20 की तरह मजबूत दिखाई नहीं पड़ रहे। और मजबूत क्यों नहीं दिखाई पड़ रहे, इसकी एक बड़ी वजह भी है। जरा पूरी केमिस्ट्री को आप देखें तो आप ये पाएंगे कि बीजेपी अपने अन्य घटक दलों के अलावा 5 सीटें पा लेती है तो सरकार बना सकती है। पर बीजेपी ऐसा करेगी क्या? फिलहाल ऐसा दिखाई तो नहीं पड़ता है। बीजेपी उत्तर प्रदेश चुनाव तक, या ये कह लीजिए कि मैसेज ये देना नहीं चाहेगी कि बीजेपी अपने घटक दलों के साथ धोखा करती है। लेकिन उससे भी गंभीर सवाल यह है कि बीजेपी स्वतंत्र रूप से सरकार या मंत्रालय चलाने में कभी कामयाब नहीं हो सकी है। तो क्या इस बार सरकार का स्वरूप कुछ अलग होगा? क्या इस बार ऐसा होने जा रहा है कि बीजेपी का मेजर से होगा? क्योंकि नीतीश का स्टाइल रहा है, वो आरजेडी के साथ रहे हों या बीजेपी के, झुकना सबको नीतीश के सामने पड़ा है। तो क्या इस बार कुछ अलग होने जा रहा है? आखिरकार क्यों ललन सिंह और संजय झा दिल्ली में हैं, अमित शाह से मुलाकात कर रहे हैं? बीजेपी के बड़े नेताओं की इस बारे में मुलाकात हो चुकी है। कल एनडीए का बैठक भी होगा, नेता भी चुन लिया जाएगा और बीजेपी भी अपने पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग कर नेता चुनेगी। होना बहुत कुछ है, लेकिन अभी भी मामला अटका हुआ है। वो क्या अटका है ये हम आपको बताने जा रहे हैं। पहले आपको सुनाते हैं जीतन राम मांझी क्या कुछ कह रहे हैं, उसके बाद हम शुरू करेंगे चर्चा। से ललन सिंह और संजय झा विशेष प्लेन से रवाना हुए। राजनीति है, कुछ सजेशन लेने के लिए गए होंगे, इसमें आश्चर्य की क्या बात है। अब हर चीज को दूसरे रूप में देखना उचित नहीं है। बहुत सी बातें होती है जो टेलीफोन पर नहीं बात होती है, तो स्पेशल बात करने के लिए निकले होंगे लोग। सच बात आपने कही सर, आपने कहा कि कुछ दिल में है, जिसको कहवाइए दीजिएगा। हाँ है कसक, और कसक इसलिए है कि हम प्रार्थना किया था एनडीए के नेताओं से कि 10 वर्ष हमारा हो गया और हम थोड़ा सा अपमानित कभी कभी होते हैं कि इलेक्शन कमीशन आती है तो हम लोगों से राय नहीं लेती, क्योंकि हम पार्टी हैं क्षेत्रीय, और फिर जब वोट होने की बात होती है, वोटर लिस्ट बढ़ता है तो हमको खरीदना पड़ता है, और जो मान्यता प्राप्त पार्टी होती है उसको निःशुल्क मिल जाता है। तो ये सब बातें होती है। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़, सभी पॉलिटिकल पार्टी का अपना हेडक्वार्टर होता है। हम चूँकि क्षेत्रीय पार्टी हैं इसलिए हमको हेडक्वार्टर यहाँ नहीं मिला, सरकार आवास नहीं मिला। अगर हम हो जाते तो हमको आवास मिलता। तो ये सबका कसक रह गया। हमने कहा था कि 2020 में हमारा 60% स्ट्राइक रेट था, यानी कि 7 में 4 लिया था। अगर 60% की बात मुझे 23 बार मांग किया था कि हमको 15 दीजिए, हम 8 को जाएंगे तो हमारी मान्यता प्राप्त हो जाएगी, लेकिन दिए लोग 6। तो वोटर का जो परसेंटेज है वो तो भाजपा के बाद है, लेकिन स्ट्राइक रेट तो 84 पर ही रह गया और हम मान्यता प्राप्त नहीं कर सके। तो आपने सुना जीतन राम मांझी का ये दर्द था, लेकिन कह रहे थे कि कुछ राय विचार लेने के लिए दिल्ली आए हैं। ऐसा राय विचार लेने के लिए दिल्ली आने की ज़रूरत क्या पड़ी, इस बात को आप समझ सकते हैं। दरअसल आप जानते हैं कि राजनीति में बहुत कुछ मांगा जाता है तो बहुत कुछ छीना भी जाता है, और दरअसल अपने अपने हक को लेकर के लड़ाई जारी है। जेडीयू क्या लेगा,
हमारी जानकारी में स्पीकर पद को लेकर के मामला फंस रहा है, पर सिर्फ स्पीकर पद को लेकर के ही नहीं, अन्य चीज़ों को लेकर के भी मामला फंस रहा है, जिसको सलटाने के लिए संजय झा और ललन सिंह दिल्ली में। और क्या कुछ चल रहा है, कितने मंत्री बनेंगे, और नीतीश कुमार को भी ये सारी बातें क्यों माननी पड़ेगी, क्योंकि नीतीश के पास अब कोई विकल्प बचा है क्या? इन तमाम सारी बातों पर हम चर्चा करने के लिए चल रहे हैं अपने मेहमान के पास, जो हमारे साथ जुड़े हैं। उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं वो हैं फैजान अहमद साहब, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका बहुत स्वागत है। और हमारे साथ प्रियदर्शी रंजन जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। दिल्ली में चल क्या रहा है प्रियदर्शी रंजन, क्या चल रहा है? आज देखिए, कल एनडीए की बैठक है, ललन सिंह संजय झा दिल्ली में हैं, आखिरकार चल क्या रहा है? स्पीकर पद को लेकर के मामला फंस रहा है या डिप्टी सीएम को लेकर के भी मामला फंस रहा है? कहां फंस रहा है मामला? दोनों चीजों को लेकर के मामला फंसा हुआ है। सबसे बड़ी बात है स्पीकर को लेकर के। जनता दल यूनाइटेड चाहती है कि ये स्पीकर पद जनता दल यूनाइटेड के खाते में रहे। नीतीश कुमार विजय चौधरी को चाहते हैं कि विजय चौधरी स्पीकर बने, जो सराय रंजन से विधायक बन करके आए, बनते रहे हैं। पूर्व में भी उनका अनुभव रहा है विधानसभा चलाने का और बहुत कुशल माने जाते हैं विधानसभा चलाने के मामले में। तो नीतीश कुमार बैटिंग कर रहे हैं, जनता दल यूनाइटेड पूरी तरीके से बैटिंग कर रही है कि विजय चौधरी को ही विधानसभा अध्यक्ष बनाया जाए। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि नहीं, विधानसभा अध्यक्ष मेरा होना चाहिए, मुख्यमंत्री का पद आप लें और विधानसभा अध्यक्ष का पद इधर छोड़ दें। इसको लेकर के पेंच फंसा हुआ है। दूसरी बात यह है उप मुख्यमंत्री को लेकर के कि नीतीश कुमार चाहते हैं कि इस बार एक ही उप मुख्यमंत्री हो, एक मुख्यमंत्री और एक ही उप मुख्यमंत्री, जबकि भारतीय जनता पार्टी कम से कम 2 और ज्यादा से ज्यादा 3 उप मुख्यमंत्री पर विचार कर रही है। तो नीतीश कुमार ने जो वीटो पावर एक तरीके से लगा रखा है कि एक ही उप मुख्यमंत्री को शपथ दिलवाया जाए, तो उसको लेकर के भी पेच फंसा हुआ है भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के बीच में। नीतीश कुमार चाहते हैं कि सम्राट चौधरी ही हो और उप मुख्यमंत्री हो और उन्हीं के साथ वे शपथ लें, बाकी मंत्री के तौर पर शपथ लें। यहाँ चीजें फंसी हुई हैं। कई ऐसे मंत्रालय के भी पेच हैं जहां पर भी पेच फंसा हुआ है। जैसे उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को जो मंत्रालय मिलना है, एक मंत्रालय मिलना है उनकी पार्टी को, वहां पर भी मामला है कि कौन सा मंत्रालय उनको दिया जाएगा। उनको ऑफर किया गया था गन्ना उद्योग मंत्रालय, जिस पर उपेंद्र कुशवाहा नहीं मान रहे हैं और वो शिक्षा मंत्री के मामले पर अड़े हुए हैं कि उनको शिक्षा मंत्रालय दिया जाए। तो इस तरीके से जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के बीच तो पेच है ही। अन्य जो सहयोगी पार्टियां हैं उनको लेकर के भी कुछ न कुछ असमंजस की स्थिति बनी हुई है, जिसको निपटाने के लिए जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के नेता दिल्ली में मंथन कर रहे हैं। वहीं से तय होगा कि किस तरीके से चीजें होंगी। चूंकि इस बार एनडीए के भीतर भारतीय जनता पार्टी सुपर पावर है, तो बिना भारतीय जनता पार्टी के अनुमति से भारतीय जनता पार्टी के वीटो पावर लगे हुए कुछ तय होना नहीं है। पूरे कैंपेन को भारतीय जनता पार्टी ने लीड किया था और अभी भी भारतीय जनता पार्टी पूरे मंत्रालय में कौन कहां बैठेगा, किस हैसियत में रहेगा, मुख्यमंत्री को छोड़ करके बाकी सब कुछ तय करने की स्थिति में है और तय करने जा रही है। इसीलिए जनता दल यूनाइटेड के नेता दिल्ली गए हैं। न कि पहले क्या होता था, दिल्ली के नेता यानी भारतीय जनता पार्टी के नेता बिहार आते थे नीतीश कुमार से मंत्रणा करने के लिए, नीतीश कुमार के घर जाते थे बातचीत करने के लिए। पिछली बार भी देखा गया था जब नीतीश कुमार 2000 में मुख्यमंत्री बने थे, 2020 में 2020 विधानसभा चुनाव के दौरान, तब देखा गया था कि राजनाथ सिंह गए थे नीतीश कुमार के यहाँ बातचीत करने के लिए। अब ये धारा उलट गई है। अब दिल्ली तय कर रहा है कि किस तरीके से चीजें होंगी और किस तरीके से चीजें नहीं होंगी, कौन सी चीजें नहीं होंगी। इसी को लेकर के जीतन राम मांझी का अब भी अपना एक दावा बन रहा है एक मंत्रालय पर, वो उनको कौन सी सीट मिलनी चाहिए। और सबसे बड़ा पेच जो है वो है कि क्या चिराग पासवान की पार्टी को भी एक डिप्टी सीएम चाहिए। फिलहाल इसकी संभावना नजर नहीं आ रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक डिप्टी सीएम का दबाव निश्चित तौर पर चिराग पासवान की एलजेपीआर के लिए भी रखा गया है। किया जा रहा है बैटिंग, भारतीय जनता पार्टी की ओर से ये बैटिंग की जा रही है ताकि आने वाले दिनों में जनता दल यूनाइटेड बहुत भारतीय जनता पार्टी पर किसी तरीके से प्रेशर नहीं बना सके और मनोवैज्ञानिक तौर पर नीतीश कुमार पर एक दबाव रहे कि इसमें
साझेदार 5 हैं और 5 पांडवों को लेकर के आप मुख्यमंत्री हैं। पहले जिस तरीके से होता था कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हो जाते थे और उनकी ही सब कुछ चलता था, वैसा इस बार नहीं है। इसीलिए ये भी देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार को तो मुख्यमंत्री बनना है, लेकिन इसके बावजूद ये जो मैसेज देने की कोशिश हो रही है कि विधायक दल के नेता तय करेंगे कि कौन मुख्यमंत्री होगा, कौन नहीं होगा, तो ये मैसेज कुछ इस तरीके से है कि 5 पार्टियां, 5 पांडव जो एनडीए के भीतर है, ये लोग तय करेंगे कि मुख्यमंत्री कौन होगा। और भारतीय जनता पार्टी बिग ब्रदर की भूमिका में बिहार एनडीए के भीतर जो है, उसका भी एक मैसेजिंग है कि अब सब कुछ दिल्ली से तय होगा, अमित शाह के यहाँ से तय होगा, जेपी नड्डा के यहाँ से तय होगा, न कि जनता दल यूनाइटेड के कार्यालय से सब कुछ तय होगा और एक अड़े मार्ग से तय होगा एनडीए के भीतर। ये मैसेज शुरुआती दौर से, चूंकि जो बुनियाद होती है ना, कहा जाता है कि उसी पर कितनी ऊंची इमारत जाएगी, तो ये बुनियाद रखने की कोशिश 2025 में जो सरकार का गठन हो रहा है, उसके भीतर भारतीय जनता पार्टी कर रही है कि भारतीय नहीं, जनता चलिए, पार्टी बिग ये ब्रदर के ये तौर पर, ये सुपर पावर के ये तौर पर। जी ठीक है, लेकिन एक सवाल ये उठता है ना कि क्या अब ऐसी स्थिति बन पाई है? फैजान अहमद साहब, आप लंबे समय से नीतीश कुमार के गवर्नेंस को देख रहे हैं, उनके तौर तरीकों को आप जानते हैं, पर क्या आपको लगता है कि अभी तक किसी दबाव में काम नहीं करने वाले नीतीश कुमार वर्तमान सरकार के स्वरूप में दबाव में आने को मजबूर होंगे? क्योंकि आप देख लें, 35 सीटों पर तो महागठबंधन सिमट गई। ऐसे में नीतीश कुमार के पास अब ऑप्शन बचा है क्या कि वो फ्लिप फ्लॉप कर सके? पंकज जी, फ्लिप फ्लॉप का तो कोई ऑप्शन नहीं बचा है। ये तो बिल्कुल क्लियर है, रिजल्ट आते के साथ ही ये पता चल गया कि अब नीतीश कुमार यहाँ से अब और कहीं नहीं जा सकते हैं, या उनके जाने की कोई अब चांस नहीं रह गया है। तो अब जो कुछ भी है उनको इसी में एनडीए में ही रह के करना है। देखिए, मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत इसमें आश्चर्य की बात है। कल से ही ये बात चल रही है कि आखिर ये जेडीयू के 2 नेता ललन सिंह और संजय झा चार्टर प्लेन से दिल्ली क्यों गए हैं? पहली बात तो ये कि इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि वो चार्टर प्लेन से जाते हैं, उनकी हैसियत है चार्टर प्लेन से जाने की, तो वो चार्टर प्लेन से गए हैं। कोई फ्लाइट हो सकता है उस टाइम में रेगुलर फ्लाइट नहीं रही होगी, इसलिए भी गए होंगे। देखिए, बहुत सी ऐसी बातें हैं जो अ अ, उन्हें उच्च जो हाईएस्ट लीडरशिप है बीजेपी की, यानी अमित शाह और जेपी नड्डा, उन लोगों से करनी थी। और इसमें बहुत सी बातें होंगी, इसमें मंत्रिमंडल की भी बात होगी, कितने मंत्री होंगे, कितने उप मुख्यमंत्री होंगे, कौन असेंबली का स्पीकर होगा, ये सारी बातें इसमें यहाँ पर फाइनल हो जाएंगी। और मुझे लगता है कि यहाँ से वो मंत्रियों की एक लिस्ट, कम से कम जनता दल यूनाइटेड की तरफ से जो मंत्री जिनका नाम होगा, उनकी लिस्ट भी लेके गए हैं। अब ये अलग बात है कि अब सूरत हाल इतनी बदल गई है कि जनता दल यूनाइटेड के मंत्रियों की भी लिस्ट बीजेपी के लीडर्स के पास जा रही है और उनसे उसका क्लियरेंस, या ये कहें कि फाइनल डिसीजन उसमें से लिया जा रहा है उन लेके। ये थोड़ी एक नई बात ज़रूर है। लेकिन जहाँ तक असेंबली स्पीकर का, उसमें मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई झगड़ा है। असेंबली स्पीकर की पोस्ट बीजेपी को ही जा रही है, जैसे पिछले 5 सालों से थी। और नहीं, पर इसके 5 इसके पीछे एक हाँ, 5 लॉजिक सालों दिया से जा थी रहा है ना फैजान साहब, बीजेपी के थे। इसके पीछे एक जी। लॉजिक दिया जा रहा है। डॉक्टर संजय कुमार भी आ गए, उनका एक स्वागत करूंगा मैं। लेकिन मैं आपसे जी। ये सवाल पूछ लूं कि कहा यह जा रहा है जेडीयू के तरफ से कि भाई विधान परिषद अध्यक्ष तो आप ही के हैं, बीजेपी के हैं, तो आप हमें विधानसभा अध्यक्ष क्यों नहीं दीजिएगा, ये आप हमको दीजिए। और 2 नाम की चर्चा बहुत ज्यादा है, एक ठीक है विजय चौधरी हैं, दूसरे श्रवण कुमार का नाम है, और बीजेपी के तरफ से कहा जा रहा है कि विजय सिन्हा का नाम है, दूसरा नाम प्रेम कुमार का भी चल रहा है। सवाल ये उठता है कि विधान परिषद भी आपका तो विधानसभा भी आप ले लेंगे, ये कैसे होगा? ये दलील जेडीयू के पहले तरफ से भी दी जा रही। नहीं पंकज जी, विधान परिषद का अध्यक्ष पहले भी भारतीय जनता पार्टी का ही था। ये कोई नई बात नहीं हुई है कि यहाँ उनका हो वहाँ उनका हो, ऐसी बात नहीं है। पहले भी विधान परिषद का अध्यक्ष और जो अभी हैं वो पहले भी हुआ करते थे। लेकिन असल बात ये है कि देखिए, विधानसभा का अध्यक्ष कौन होगा, ये गौर करने वाली बात है कि कौन होगा। अब वो नंद किशोर यादव तो है नहीं,
तो अब उनकी जगह पर कौन होगा, ये बीजेपी का ही होगा, इसमें जनता दल यूनाइटेड की तरफ से कोई नाम नहीं, जो मेरी जानकारी है उसमें कोई भी नाम नहीं है। विजय चौधरी पहले भी अध्यक्ष रह चुके हैं, 5 साल तक वो अध्यक्ष रहे हैं और मुझे नहीं लगता कि अब उनके नाम पर दोबारा यहाँ पर गौर हो रहा है। दूसरी बात ये कि बीजेपी की तरफ से कौन-कौन उप मुख्यमंत्री होंगे, तो इसका फैसला तो बीजेपी को ही करना है। इसमें नीतीश कुमार का से बहुत ज़्यादा नहीं होगा, पहले भी बहुत से नहीं था। पिछली बार भी जो 2 उप मुख्यमंत्री बनाए गए, तो नीतीश कुमार बहरहाल नहीं चाहते थे कि विजय सिन्हा उप मुख्यमंत्री हों, लेकिन फिर भी बनाया गया क्योंकि वो बीजेपी की पसंद थी और बीजेपी का वो प्रेरोगेटिव था कि वो उप मुख्यमंत्री किसको बनाया जाएगा। इसलिए इसमें वो उप मुख्यमंत्री की बात जहाँ तक है, वो उप मुख्यमंत्री का फैसला बीजेपी को ही करना है। अब आगे और कौन-कौन सी बातें हो सकती हैं जिस पर के कहीं अड़चन हो, कहीं कुछ प्रॉब्लम हो रहा हो, तो वो अलग बात है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मंत्रिमंडल के जहाँ तक जेडीयू की तरफ की कोई बात है, उसमें मुख्यमंत्री की तरफ से या जनता दल चलिए, पार्टी की तरफ से चलिए। कहीं कोई प्रॉब्लम हो रहा नहीं, हो या नहीं, कहीं नहीं, कोई ब ब अड़चन हो आप रही हो। आप आप ठीक ये कह रहे हैं, लेकिन एक चर्चा तो है ना डॉक्टर संजय, कि 3 उप मुख्यमंत्री हो, बीजेपी अपर कास्ट को भी साधना चाहती है, बीजेपी ओबीसी को भी साधना चाहती है, बीजेपी ईबीसी को भी साधना चाहती है और ईबीसी के साथ-साथ महिलाओं को भी साधना चाहती है। इसलिए हो सकता है कि एक उप मुख्यमंत्री के तौर पर महिला भी हो, ईबीसी हो। एक तो सम्राट चौधरी का नाम चल ही रहा है और अपर कास्ट में विजय सिन्हा का भी नाम चल रहा है। स्थिति क्या है? आपके पास क्या जानकारी है? कहां अटक रही है बात? पटना दिल्ली के बीच की दूरियां को कम क्यों किया जा रहा है? चार्टर प्लेन से विजिट क्यों किया जा रहा है? अगर सब कुछ सामान्य ही है तो चार्टर प्लेन से संजय झा और ललन सिंह दिल्ली क्यों पहुंच रहे हैं और अमित शाह से क्यों मिल रहे हैं और बीजेपी के बड़े नेताओं की बैठक हो रही है और सब कुछ फिर कल ही तय होना है। तो सवाल ये उठ रहा है कि इतना हेक्टिक शेड्यूल, इतने भारी मैंडेट के बीच में तो बहुत सारी बातें फंस रही हैं, तभी तो इतना ज्यादा आना जाना लगा हुआ है, चार्टर प्लेन का इस्तेमाल हो रहा है। ऐसे तो हो नहीं रहा होगा। करके थोड़ा जेडी बढ़ी हुई है, जो मेरी जानकारी है। हो सकता है कि मेरी जानकारी आधी अधूरी हो, लेकिन स्पीकर को लेकर के जेडीयू ये कह रही है कि चूंकि विधान परिषद में बीजेपी के स्पीकर है, तो हम सॉरी विधान परिषद में तो विधानसभा में हमारे स्पीकर होंगे, और इस बात को लेकर के जेडीयू जो उनके अपने तेवर हैं, उस तेवर में उन्होंने बात किया है। देखते हैं इसमें कहां तक सच्चाई है, क्योंकि खबरें तो बहुत अपुष्ट रहती हैं, कुछ खबरें पुष्ट भी रहती हैं। चिराग पासवान भी चाहते हैं कि डिप्टी सीएम का जो पद हो, 2 हो 3 हो, उसमें एक पद हमारे हिस्से में भी आए। अब बीजेपी इसको चाहती है नहीं चाहती है, लेकिन चिराग पासवान चाहते हैं। और डिप्टी सीएम जैसा कोई पद तो होता नहीं है, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पद तो है नहीं, एक ऑनररी पद है। कर्नाटक में 3 डिप्टी सीएम बनाए गए हैं, बिहार में भी 3 डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं। वर्चुअली होता तो मंत्री ही है। एक डिप्टी सीएम का एक उनको सम्मान दे दिया जाता है कि ठीक है वो डिप्टी सीएम। तो मंत्री पद को लेकर के शायद कोई बहुत चीज नहीं है। वो एक फॉर्मूला जो लगातार आ रहा है कि 6 पर 1 होंगे, तो अगर 89 हैं भाजपा के तो 15, और अगर 85 हैं जेडीयू के तो 14, फिर जो चिराग के 3 और 1-1। तो इस पर कोई बहुत बात अटकी हुई नहीं है। स्पीकर को लेकर के जो मेरी जानकारी है कि थोड़ी बात अटकी हुई है, और जेडीयू इस पर अड़ी हुई है। बीजेपी के कहने के बाद भी जेडीयू का एक नहीं, स्पीकर हम तय करेंगे, हमारे स्पीकर। और एक चिराग वाली बात, जिसमें चिराग कह रहे कि एक डिप्टी सीएम हमारे भी होंगे। आप इसको मानिए नहीं मानिए, लेकिन हमारा कद इतना बड़ा है कि हमारे पास एक डिप्टी सीएम होने चाहिए। हमने 19 सीटें दी। बीजेपी इस बात को समझाने में लगी हुई है जेडीयू को कि इस तरह से चीजें नहीं होती है। मुख्यमंत्री जब नीतीश कुमार जी ही हैं, तो सारे निर्णय नीतीश कुमार के ही होंगे, उसमें बाकी लोगों का कोई बहुत मतलब नहीं है। बीच में खबर आई थी कि हो सकता है कि विजय सिन्हा को इस बार स्पीकर का पद फिर से दिया जाए और डिप्टी सीएम की जिम्मेवारी किन्हीं और को दी जाए।
लेकिन फिर आने लगी बात कि नहीं, जेडीयू अड़ी हुई है और जेडीयू चाहती है कि स्पीकर का पद हमारे पास हो। अब देखते हैं, कल तो शपथ ग्रहण है और शपथ ग्रहण में प्रधानमंत्री जी भी आ रहे हैं, जोर शोर से तैयारियां चल रही है, तो मंत्री पद को लेकर के कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। स्पीकर और जो एक चिराग की तरफ से एक ऑफर आ रहा है कि डिप्टी सीएम हमें एक मिलनी चाहिए, ठीक है। महिला वाली बात में आपका दम है, महिला एक बन रही है डिप्टी सीएम। एक बात जैसे तारकिशोर प्रसाद और रेणु कुशवाहा, रेणु देवी जिस तरह से बनाई गई थी, एक पुरुष एक महिला, क्योंकि इस बार महिलाओं का वोट जिस तरह से मिला है, जिसकी बात ये कर रहे हैं, तो एक डिप्टी सीएम की बात हो रही है कि एक डिप्टी सीएम इस बार महिला हो। 2 भी डिप्टी सीएम हो सकते हैं, 3 भी डिप्टी सीएम हो सकते हैं, जो आप क्राइटेरिया हो बता सकते रहे हैं, हैं। पर अलग-अलग आपने चिराग की पार्टी की बात की डॉक्टर संजय। मेरे पास तो जानकारी है कि ये कहा जा रहा है और शायद बीजेपी ऐसा चाह रही है कि चिराग खुद अब बिहार की राजनीति करने लगे और डिप्टी सीएम का पद स्वीकार कर लें। आपको लगता है प्रियदर्शी रंजन, चिराग पासवान ये ऑफर स्वीकार करेंगे? केंद्र की राजनीति छोड़ करके चिराग पासवान बिहार पहुंचेंगे और डिप्टी सीएम का पद स्वीकार करेंगे? इससे एक बड़ा मैसेज भी जाएगा कि चलिए दलित समाज का एक डिप्टी सीएम हो गया। दूसरी बड़ी बात यह होगी कि भाई सम्राट चौधरी एक डिप्टी सीएम रहेंगे और तीसरे डिप्टी सीएम के तौर पर अगर किसी महिला को बनाया गया और वो ईबीसी से हो तो वो कौन चेहरा होगा? ये जो तमाम जाति के बीच संतुलन बिठाना, फिर पुरुष महिला के बीच संतुलन बिठाना, ये एक बड़ा चैलेंज दिख रहा है। आपको क्या लग रहा है, क्या होने जा रहा है? क्या 3 डिप्टी सीएम एक्सेप्टेबल होगा? नीतीश कुमार को मान जाएंगे या नीतीश कुमार मानने को बाध्य होंगे? अब ऐसी कोई स्थिति उनके सामने नहीं है कि वो फ्लिप फ्लॉप कर सके। नहीं, जैसा मैंने भी पहले कहा कि नीतीश कुमार इस बात को लेकर के राजी नहीं है कि एक से अधिक उप मुख्यमंत्री हो। जो अंदर से खबर आ रही है उसके हिसाब से जनता दल यूनाइटेड के लोग ऐसा कह रहे हैं अंदर खाने कि एक से अधिक उप मुख्यमंत्री पर नीतीश कुमार नहीं मान रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी 3 जो उप मुख्यमंत्री बनाना चाह रही है, भारतीय जनता पार्टी के लिए भी चैलेंज है। जैसा कि आपने कहा कि इसमें लैंगिक अनुपात को देखना होगा, इसमें जातीय समीकरण को देखना होगा, तमाम तरह का गुणागणित करना होगा, कोई नाराज ना हो जाए, कोई खुश ना हो जाए, ये भी बात है ना। अगर 3 उप मुख्यमंत्री जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि एक ओबीसी से हो जाएगा, एक दलित से हो जाएगा और एक महिला हो जाएगी, तो इसमें जो समीकरण बन रहा है उसमें -1 तो नहीं हो रहे। ये भी एक भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का विषय होगा कि अगर 3 उप मुख्यमंत्री दे रहे हैं और उसमें सवर्ण उप मुख्यमंत्री नहीं दे रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए भारतीय जनता पार्टी की लंबी राजनीति के लिए वो बैकफायर कर सकता है। तो ये संतुलन बनाना भी भारतीय जनता पार्टी के लिए चैलेंजिंग रहेगा। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी भी मान जाएगी कि उप मुख्यमंत्री का कोटा है उसको छोटा रखा जाए, सारे मंत्रियों को उप मुख्यमंत्री नहीं बना दिया जाए। इस तरीके की बात कहीं ना कहीं अंदर खाने भारतीय जनता पार्टी के दिमाग में जरूर होगी। और जो बड़ा सवाल और अहम सवाल चिराग पासवान को लेकर के आप खड़ा कर रहे हैं, निश्चित तौर पर बिहार की राजनीति में चिराग पासवान की दिलचस्पी बढ़ी हुई है और भारतीय जनता पार्टी जिस निगाह से चिराग को देख रही है आने वाले भविष्य में दलित चेहरा के तौर पर पूरे देश में उभारना। राहुल गांधी अभी सिर्फ और सिर्फ एक चंग को लेकर के पूरे देश भर में राजनीति कर रहे हैं, वो है दलित राजनीति। और अभी दलितों का नेतृत्व के स्तर पर भारी अकाल है, देश स्तर पर। उस अकाल को भी दूर करने का काम कहीं ना कहीं चिराग पासवान कर सकते हैं। अगर एक उप मुख्यमंत्री का पद बहुत बड़ा नहीं होता है, केंद्रीय मंत्री से बड़ा नहीं होता है, माना, लेकिन जिस तरीके से मैसेज जाएगा या पोजिशनिंग की जाएगी चिराग पासवान की, वो अहमियत राजनीति में उसका अहमियत बढ़ जाएगा। उसका फायदा बिहार की राजनीति में भी हो सकता है भारतीय जनता पार्टी वाली एनडीए को, और देश स्तर पर भी एनडीए को इसका फायदा मिल सकता है। और चिराग की भी अपनी इच्छा, चिराग जो चाहते थे बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, उसको भी ये पुष्ट करता हुआ मुहिम लगेगा कि हाँ, ये चिराग पासवान की भी ये इच्छा थी कि बिहार की राजनीति में आया जाए। तो एक मौका उनके लिए हो सकता है, एक प्लेटफॉर्म हो सकता है जहां से आगे आने वाले दिनों में वे बड़ी राजनीति को साथ सकते हैं। तो एक दो बात तो बहुत क्लियर कट सामने आ गई। फैजान अहमद साहब, डिप्टी सीएम और स्पीकर पद पर मामला फंस रहा है और इसको लेकर के उठापटक जारी है, उथल पुथल जारी है। आज इस बारे में फैसला कर लिया जाएगा और कल शपथ ग्रहण होना तय।
लेकिन अब मिनिस्ट्री की बात करें, क्योंकि आपको याद होगा 2022 में भी ऐसा चल रहा था जब नीतीश कुमार बीजेपी का साथ छोड़ करके आरजेडी के साथ आ गए थे, और तब ये बात बड़ी तेजी से चल रहा था कि आरजेडी होम मिनिस्ट्री छोड़ने नहीं जा रही, होम मिनिस्ट्री लेकर के रहेगी। लेकिन नीतीश कुमार ने होम मिनिस्ट्री नहीं दिया। इस बार आपको क्या लगता है, क्या नीतीश कुमार होम मिनिस्ट्री दे देंगे? ऐसी संभावना आपको दिखाई पड़ रही है? क्योंकि अगर देखिए, संभावनाएं तो बहुत सी हैं, बहुत देना कुछ हो पड़ा। सकता है वैसे। जी हाँ जी, बोलिए जी। बोलिए। नहीं नहीं, आप बोलिए सर। हम कह हाँ, नहीं, हम कह रहे थे कि संभावनाएं तो राजनीति में बहुत तरह की होती हैं और अभी भी हैं, आगे भी बनी रहेंगी। लेकिन जो ये होम मिनिस्टर वाली बात है, होम डिपार्टमेंट बिहार में पिछले 20 सालों से कोई अकेला एक आदमी को ये डिपार्टमेंट नहीं मिला है। यानी कोई ऐसा मंत्री नहीं है जो कहे कि हम होम मिनिस्टर हैं। ऐसा है नहीं बिहार में 20 सालों से। 20 सालों से ये मंत्रालय या ये विभाग नीतीश कुमार ने अपने पास ही रखा है, और लग तो ऐसा ही रहा है कि अभी वो इस विभाग को अपने पास ही रखने का पूरा प्रयास करेंगे। अगर ये बीजेपी इसको मतलब जबरदस्ती या जैसे दबाव डाल के या जो कुछ भी हो उसको हासिल करने की कोशिश की जाए, तो देखिए ऐसा मुमकिन हो सकता है। लेकिन जो अभी तक का जो अंदाजा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने पास ही शायद ये विभाग रखेंगे मंत्रालय का, और शपथ ग्रहण कल नहीं परसों होना है 20 तारीख को। तो देखिए अभी बहुत से बाजार में यहाँ आम लोगों के बीच में या राजनीतिक गलियारों में तरह-तरह की अफवाहें भी उड़ रही हैं। चुनाव के नतीजे आने के बाद से जब कुछ भी बहस करने और बात करने के लिए नहीं था, तो 2 दिन तक मन को बहलाया किसने? तो रोहिणी आचार्य 2 दिन तक चली हैं। मीडिया में भी और आम लोगों के बीच में भी। अब अभी आज और कल तक ये मौका है कि हम इसके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या अनुमान लगा रहे हैं कि परसों क्या होगा, मुख्यमंत्री के साथ और कौन शपथ लेगा, कौन उप मुख्यमंत्री बनेगा, कौन मंत्री बनेंगे। तो ये कल दिन तक भर तक ये संभावनाओं का बाजार गर्म रहेगा। लेकिन होगा वही जो फैसला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बीजेपी के बड़े नेताओं के बीच में ऑलरेडी हो चुका है। कुछ हो सकता है बातें बच गई हों, जिसको हल करने के लिए या जिसको लिए आपने शब्द का इस्तेमाल किया सल्टाने के लिए, तो इसीलिए हो सकता है ललन सिंह और संजय झा दिल्ली गए हुए हैं। सल्टाने के लिए संजय झा और ललन सिंह दिल्ली गए, ये बात तो बिल्कुल साफ है। मैं वही डॉक्टर संजय आपसे पूछना चाह रहा हूं कि बीजेपी और जेडीयू में आप कुछ नए चेहरे देख पा रहे हैं क्या? किन किन नामों की चर्चा है? डिप्टी सीएम की हमने बात कर ली, स्पीकर पर मामला फंस रहा है, डिप्टी सीएम पर मामला फंस रहा है। लेकिन अगर कहा जाए कि जिस तरह की संख्या है, क्योंकि भाई बीजेपी से भी कई लोग जीते हैं, नए लोग जीते हैं, उनमें किनको शामिल किया जाएगा? आपको बेहतर याद है 2 डिप्टी सीएम, एक अपर कास्ट, एक ओबीसी। ईबीसी से कोई डिप्टी सीएम बनेगा, इस पर हमने चर्चा कर ली। पर बीजेपी से नए मंत्री बन सकते हैं, कहा जा रहा है कई सारे नए मंत्री बन सकते हैं। इसमें नाम ये आ रहा है कि जो बन सकते हैं उसमें खेमका हैं, उनका नाम चल रहा है। उसके बाद और भी कुछ ऐसे नाम हैं जिनकी चर्चा बहुत जोरदार तरीके से चल रही है, और कुल मिलाकर के कहा जा रहा है कि 8 और 10 नए मंत्री बन सकते हैं। ये बात कहा जा रहा है। और कहा यह भी जा रहा है कि भाई जैसे सुमित कुमार को जेडीयू के टिकट पर हार गए, उनके जगह किसी नए चेहरे को शामिल किया जा सकता है। ये बात कही जा रही है। फिर कहा जा रहा है जेडीयू में कलाधर मंडल का नाम आगे आ रहा है, उनको मंत्री बनाया जा सकता है। प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा हैं, उनकी चर्चा बड़ी तेजी से चल रही है। साथ ही साथ अगर हम बीजेपी की बात करें तो राणा रणधीर, गायत्री देवी, विजय कुमार खेमका, इनकी भी चर्चा चल रही है। चिराग पासवान की पार्टी से 3 मंत्री बनते हैं तो राजू तिवारी की चर्चा है। बखरी से जीते हुए विधायक संजय पासवान की चर्चा है। और अगर हम
हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की बात करें तो संतोष सुमन ही मंत्री रहेंगे। अगर हम इनकी बात करें, उपेंद्र कुशवाहा की बात करें, तो उनकी पत्नी स्नेहलता मंत्री बनेंगी। पर ये सारे नाम की चर्चा है। कहा जा रहा है कि जेडीयू अपने बहुत कम मंत्रियों में हेरफेर करेगी, बीजेपी कई नए चेहरे को मौका दे सकती है। आपके पास क्या जानकारी? श्रेयसी सिंह का भी नाम चर्चा में है। लेसी सिंह का भी? जी जी हाँ। मैं डॉक्टर संजय आपसे ये पूछना चाहूँ। देखिए, इस बार जो एक अलग कंस्टिट्यूएंसी की बात प्रधानमंत्री अपने सभाओं में कर रहे थे, वो कर रहे थे एम्बाई, महिला और यूथ। तो मुझे जो लगता है कि इस बार चाहे वो बीजेपी की तरफ से महिला हो चाहे यूथ हो, उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। जेडीयू बहुत फेरबदल नहीं करने जा रही है। अपने पुराने मंत्रियों में 2-3-4 नाम हैं जिनको नए तरीके से एडिशन की बात चल रही है, जो खबरें हैं। और जो कल वाली घटना है जिस पर हम लोग चर्चा कर रहे थे कि दिल्ली से एक बड़े नेता का कल फोन आया था और तब उसके बाद अर्धरात्रि में ही वो चार्टर्ड प्लेन से ये लोग गए थे। ऐसा नहीं था कि कोई ये एक बड़े महत्वपूर्ण नेता जो बिहार की जिम्मेवारी जिनके पास है कि सब कुछ देखना है, उन्हीं का फोन आया था कि ये बिहार में क्या हो रहा है और आप लोग आइए दिल्ली और यहाँ बैठ के तय कर लीजिए, कल कुछ वहां वैसा नहीं हो जिसमें कुछ असहजता जैसी स्थिति। इसके बाद ये लोग दोनों गए थे। जो मैं देख रहा था खबरों को और जिन लोगों से मेरी बात हुई कि आखिर कौन सी ऐसी बात हो गई, मंत्रिमंडल में महिला और युवा ये प्रायोरिटी होंगे। और जो कास्ट कॉम्बिनेशन की बात आप कर रहे हैं, जो सोशल इंजीनियरिंग, तो इसका तो ध्यान रखा ही जाएगा। ईबीसी से कौन होंगे, उसमें ये जरूर ध्यान ये लोग रख रहे हैं कि जेडीयू से अगर ईबीसी कोटा से अगर अधिक मंत्री बन रहे हैं तो बीजेपी इसका ख्याल रख रही है। अपर कास्ट से अगर जेडीयू में कम लोग आ रहे हैं तो बीजेपी इसको ख्याल रख रही है कि हम अपने हाथ से अधिक रिप्रेजेंटेशन देंगे। तो युवा में देखते हैं कौन कौन नए लोग आते हैं। महिला में इस बार किनकी बारी है, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि अभी कुछ भी प्रिडिक्ट करना, कुछ पुराने मंत्रियों से जरूर मेरी बात हुई थी और उनसे मैंने पूछा भी था कि क्या इस बार फिर आपको मैं शुभकामना दे रहा हूं, आप रिपीट कर रहे हैं ना? तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि देखिए, जो कौन व्यक्ति नहीं चाहेगा कि फिर हम दोबारा मंत्री बने, लेकिन अब तो ये पार्टी को तय करनी है ना कि हम रहेंगे नहीं रहेंगे या हमारा परफॉर्मेंस कैसा रहा है। तो इसका मतलब है कि उन लोगों को भी बहुत कुछ पता नहीं है अपने बारे में कि हम रिपीट हो रहे हैं या इस बार कोई नए चेहरे को मौका दिया जाएगा। और बीजेपी ये प्रयोग खूब करती है। लेकिन जेडीयू खेमे के से जो मेरी जानकारी है उसमें बहुत कुछ परिवर्तन नहीं होने जा रहे हैं। कुछ नए नाम जरूर आ रहे हैं, लेकिन करीब करीब पुराने चेहरे को फिर एक बार जेडीयू मौका दे रही है या उनको जगह देने की बात की जा रही है। तो जो मेरी जानकारी है, इससे अधिक जानकारी तो मेरे पास नहीं है। नहीं, पर अभी अभी खबर आ रही है कि प्रेम कुमार को लेकर के सहमति बन गई। प्रेम कुमार स्पीकर बन सकते हैं। हमारे साथ संतोष सिंह जी भी जुड़ गए। संतोष सिंह जी, ये दिल्ली पटना के बीच जो दूरी कम हो गई है, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है संतोष सिंह जी? हाँ, आ रही आवाज आ रही। जी हाँ, आपका स्वागत है टीवी9 प्लेटफॉर्म पर। ये दिल्ली पटना के बीच में दूरियां बहुत कम दिखने लगी हैं। चार्टर प्लेन से नेता आ रहे हैं, मंत्री जा रहे हैं। आखिरकार कहा जा रहा है कि डिप्टी सीएम को लेकर के सस्पेंस है, स्पीकर को लेकर के सस्पेंस है और कई नए चेहरे को शामिल किया जा सकता है। अगर हम मोटे तौर पर पूछें तो जेडीयू और बीजेपी के बीच मामला अटक कहाँ रहा है? ये इतना दौड़ा दौड़ी दिल्ली पटना के बीच में हो क्यों रहा है? देखिए, शाह चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार का एग्जिट कितने समय बाद होगा, उस बात को लेकर कहीं न कहीं पेच फंसा हुआ है। बीजेपी ये चाह रही है कि 1 साल 1.5 साल में नीतीश का स्वाभाविक विदाई का एक मॉडल तैयार हो जाए कि नीतीश कुमार जो है उसके बाद पद छोड़ दें। हालांकि इसके लिए खबर यह है कि नीतीश कुमार इसके लिए मतलब सहमति तो बात की दूर करिए, इस पर बात करने को भी तैयार नहीं। और ललन सिंह, संजय झा हमें लगता है कि भरोसा दिलाए हुए थे कि नीतीश कुमार का एक सम्मानजनक एग्जिट के लिए उनको हम तैयार कर लेंगे। ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है। तब ये बड़ा अध्यक्ष को लेकर प्रेम कुमार के बारे में आपने बताया है कि अध्यक्ष को लेकर प्रेम कुमार में लगभग सहमति बन भी गई है और
उनके आवास का जो माहौल है उस माहौल से लग भी रहा है कि उनको सूचना भी दे दी गई है। अब शेष जो उप मुख्यमंत्री को लेकर बातें जो कही जा रही है, देखिए नीतीश कुमार जिन दो बातों को लेकर एकदम अडिग हैं, उसमें एक बात है कि भाई जो जनमत हम लोगों को मिली है वो जनमत हमें परफॉर्मेंस करके दिखाना होगा, नहीं तो फिर बहुत मुश्किल होगा। भले आपके पास विधायक हो, सरकार चलाना आपको मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे भरोसे हम लोगों ने जनता को दिया है। और ऐसे में हम मंत्रिमंडल में दो दो तीन तीन उप मुख्यमंत्री रखे हैं, और मंत्रिमंडल में ऐसे लोगों को रखें जो पहले से दागी हैं, जिन पर कई तरह के गंभीर आरोप हैं। इन सब से बचिए, संदेशा यही है। अब शाह इसको कितना मानते हैं इस पर निर्भर करना नहीं, होगा, पर संतोष लेकिन जी, नीतीश कुमार का यही दो टूक है। संतोष जी, लेकिन हम आपसे पूछना चाहेंगे, ये ऐसे तो इस तरीके से देखा जाए तो जेडीयू से सबसे पहले अशोक चौधरी का नाम कटेगा। बड़े अशोक चौधरी पर कई तरह का दाग लगा है। कहा यह गया कि भाई उनके विभाग के इंजीनियर जो है सो रात में नोट को जला रहे थे। तो क्या मान लिया जाए कि अशोक चौधरी की विदाई तय हो गई है? फिर तो इस हिसाब से पहले नीतीश कुमार को ही एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा ना। जब से वो नोट वाला मामला सामने आया है, तो जो बिहार की राजनीति को करीब से देख रहे हैं, देख रहे होंगे कि अशोक चौधरी का लगभग मुख्यमंत्री आवास में एंट्री बंद है। कई मौके पर वो एंट्री करने की कोशिश भी की है, तो उस तरीके से सीएम का रिस्पांस नहीं मिला। हाल के दिनों में मंदिर घूमने के वक्त महावीर मंदिर, एक्चुअली कुणाल साहब का यादों का वो जगह है, अशोक चौधरी वहां पहुंच गए। लेकिन जिस तरीके से पहले अशोक चौधरी पूजा पार्टी का सदस्य हुआ करता था, अब वो स्थिति उनकी नहीं है। उनको लेकर मुख्यमंत्री असहज ही नहीं है। अधिकांश विधायक और मंत्री को इस बार जो क्षेत्र में जो गाली गलौज सुनना पड़ा, बहिष्कार जहां कहीं भी हुआ, उसमें सब ग्रामीण सड़क की योजनाओं के कारण ही बवाल हुआ था। तो ये सारी बातें तो सरकार के जेहन में है। लेकिन अब मंत्री बनाने को लेकर जो पैरामीटर है, उस पैरामीटर में बहुत सारी चीजें अंदर खाने भी चलता रहता है। अब इलेक्शन के दौरान उन्होंने पैसे का पार्टी को कितना सहयोग किया होगा, क्या होगा नहीं होगा, वो बात भी मायने रखते हैं। तो इसलिए कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन नीतीश हमें लगता है कि इस बार नए चेहरे के साथ सामने आएंगे। नहीं, हम अन्य पैनलिस्ट से पूछ चुके हैं जो हमारे आपके साथ पैनल में हैं। हम उनसे पूछ चुके हैं कि डिप्टी सीएम कितने और कौन कौन बन सकते हैं डिप्टी सीएम। आपके पास क्या जानकारी है? अगर मामला अटक रहा है तो बीजेपी क्या प्रपोज कर रही है और नीतीश कुमार क्या जवाब दे रहे हैं? नहीं, नीतीश कुमार का कहना है कि भाई 2 या 3, मतलब चिराग भी चाहते हैं कि हम डिप्टी सीएम बने। तो ये गवर्नेंस को प्रभावित करता है, काम काज को प्रभावित करता है। जैसे सुशील मोदी एक हुआ करते थे, वैसे ही आप एक दीजिए डिप्टी सीएम। ये 3-3 डिप्टी सीएम लेके आप मतलब मतलब मान लीजिए कि अब सम्राट चौधरी भी थे, विजय सिन्हा भी थे, और इनके यहाँ मंत्री में विजय चौधरी सीनियर लोग थे, लेकिन उनको तीसरे जगह पर बैठना पड़ता था। वो असहजता इस बार नहीं हो इसी हम डिप्टी सीएम बनाए और पता चला कि जो सीनियर मंत्री हैं उनको प्रोटोकॉल में उनको नीचे रख रहे हैं। तो ये नहीं होनी चाहिए। अब इसको कितना इस बात को लेकर सहमत होंगे, ये देखने वाली बात। लेकिन चलिए, ये बड़ी बात मुख्यतः जो जी हाँ, हाँ बोलिए बोलिए। मुख्य बिंदु जिस पर विवाद है ना, मतलब बीजेपी चाहती है कि 1-1.5 साल में नीतीश कुमार का विदाई हो जाए, एग्जिट कर जाएंगे, और इसके लिए सहमति अभी ही बन जानी चाहिए। ये वही फंसा हुआ है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि मुहिम ये जो है यहां पर फंसा हुआ है, डिप्टी सीएम मिनिस्ट्री उतना बड़ा मुद्दा नहीं है, मुद्दा नीतीश कुमार के एग्जिट का है। फैजान अहमद साहब, लंबे समय से नीतीश कुमार को आप देख रहे हैं, आपको लगता है कि नीतीश कुमार इतना इजीली एग्जिट कर जाएंगे? डॉक्टर संजय, यही सवाल लेकर मैं आपके पास भी आ रहा हूं। आपको लगता है नीतीश कुमार मान जाएंगे? मुझे तो नहीं लगता। मैं तो जितना नीतीश कुमार को जानता हूं, नहीं लगता है। नीतीश कुमार होशो आवास में रहेंगे, किसी सूरत पर नहीं माने। ये बात तो मुझे साफ दिखाई पड़ता है। ये बात और है कि 2005 से लेकर के अभी तक का जो मैंडेट है, उसमें सबसे कठिन परीक्षा नीतीश कुमार की इसी बार है। 2020 में भी उनके पास 43 सीटें थी, फिर भी नीतीश कुमार कहीं ज्यादा ताकतवर थे, क्योंकि उनके पास दूसरा विकल्प था। इस बार विकल्प नहीं है। इसलिए मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि इस नए परिस्थिति में नीतीश कुमार क्या सेफ एग्जिट ले लेंगे
मान जाएंगे, उस फॉर्मूला पर तैयार हो जाएंगे? फैजान अहमद साहब। लगता तो नहीं है ऐसा। और अभी देखिए, ठीक है, वो मजबूत हुए हैं, किसी हद तक कमजोर हुए हैं, वो अलग बात है। लेकिन ये उन्हें कह देना कि आप 1 साल तक मुख्यमंत्री बने रहिए और उसके बाद आपको टाटा बाय-बाय आपको किया जाएगा, ये नहीं होने वाला है। ये 1 साल का हो या 1.5 साल या 2 साल का जो भी हो, मुझे नहीं लगता है कि इससे कि अनलेस कि कहीं इस तरह की कोई बात हो जाए कि नीतीश कुमार के का जो स्वास्थ्य है, वो इतना मतलब कमज़ोर हो जाए, ऐसी हो जाए कि वो खुद ही ये कहें कि भाई अब हमसे नहीं हो रहा है, हमसे नहीं चल पा रहा है, तब हम ये आपको अब ज़िम्मेदारी किसी और को देना चाहते हैं या आपको देना चाहते हैं। ऐसी ही अगर सिचुएशन कोई हुई, जिसका बहुत चांस तो बहुत नहीं लग रहा है, तभी ये मुमकिन हो सकता है, वरना नीतीश कुमार को कह के, समझा के, दबाव दे के इनको कुर्सी से नहीं हटाया जा सकता वक़्त से पहले। चलिए, आप ये कह रहे हैं वक्त से पहले कुर्सी से नहीं हटाया जा सकता है। डॉक्टर संजय, आपको लगता है नीतीश मान जाएंगे? सीधा सवाल। तो नहीं लगता है कि नीतीश कुमार जी मान जाएंगे। और जिस तेवर की राजनीति किए हुए हैं नीतीश कुमार, उस तेवर में बीजेपी के दबाव में नीतीश कुमार मान जाएंगे, ऐसा भी मुझे नहीं लगता। ललन सिंह जो बात कर लें, संजय झा जो बात कर लें, लेकिन नीतीश कुमार अपनी शर्तों पर राजनीति करने के आदी रहे। ठीक है, वो बिहार की परिस्थितियां क्या होगी नहीं होगी मैं नहीं जानता हूं, लेकिन नीतीश कुमार अपनी शर्तों पर और अपने अंदाज में राजनीति करने के आदी रहे। इस बार तो और भी बड़ा मैंडेट है। हम लोग तो बात कर रहे थे कि 50 से ऊपर सीटें भी अगर जेडीयू को आती है तब भी नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे और बीजेपी को इनकी शर्तों पर आनी होगी। वो उस कॉम्बिनेशन को हम लोग जोड़ लेते हैं कि चिराग इतने, हम इतना, उपेंद्र कुशवाहा इतना, लेकिन फिर उसको नीतीश कुमार के नजरिए से भी देखने की जरूरत है कि नीतीश कुमार जब अपना तरीके से चीजों को ये करेंगे तो फिर तस्वीर कुछ और हो जाएगी। और कई बार ऐसा हुआ है जिसमें दाव उल्टा पड़ा है। नहीं, दाव उल्टा पड़ा है, लेकिन मैं एक चीज और देख रहा हूं। मैं चाहूंगा संतोष जी इस बात को एक्सप्लेन करें। आप बाद में जुड़े हैं, फिर प्रियदर्शी रंजन मैं आपके पास भी आऊंगा। अभी बीजेपी के सामने मजबूरी 2027 के चुनाव का उत्तर प्रदेश में है। भाई, कुर्मी वोटर वहां भी तो है और ओवरऑल परसेप्शन भी तो बड़ा मैटर करता है। हम मान सकते हैं नीतीश कुमार ने उत्तर प्रदेश में प्रयास किया और उनका जमानत तक जब्त हो गया था, कई सीटों पर पार्टी हार गई थी, लेकिन एक परसेप्शन बड़ा फैक्टर होता है। और अगर आप हटा देंगे तो ऐसे जाएगा कि धोखा हो गया, नीतीश कुमार के नाम पर जीते और फिर ऐसी परिस्थिति बन गई। और जब 27 आ जाएगा तो फिर 29 की तैयारी होने लगेगी। संतोष सिंह जी, आपसे ही मैं सुनाऊं, और मैं भी इस बात को मानता हूं कि इस लोकसभा चुनाव में अगर नीतीश कुमार साथ नहीं होते तो 30 सीट पाना भी मुश्किल होता और बीजेपी के लिए और स्थिति विकट होती केंद्र में। ऐसे में नीतीश कुमार को बाहर कर देना बीजेपी के लिए वाकई आसान है क्या? अनटिल अनलेस नीतीश खुद बीमार हो जाएं, एग्जिट खुद तय कर लें, किसी और को अपनी विरासत सौंप दें। आपको ऐसा लगता है कि बीजेपी ये गलती कर सकती है? देखिए, ये बात तो हम भी मानते हैं कि भाई बीजेपी ये गलती नहीं करेगी, और गलती करेगी तो बहुत नुकसान भी होगा, क्योंकि सामने वाला 1 करोड़ वोटर के साथ मजबूती से डटा हुआ है। ऐसा नहीं है कि उनको सीटें कम आई है, लेकिन वोट उनके पास 1 करोड़ है, और इनका जो 90 लाख है, वो अगर आए दाएं हो गया तो फिर खेल खत्म हो जाएगा बिहार। सवाल वो नहीं, देखिए जो भी होगा स्वेच्छा से होगा। ये कोई हम पटना लेवल की बात नहीं कर रहे हैं, दिल्ली लेवल की तो अभी थोड़ी देर पहले हमारी बात हुई है। तो नीतीश कुमार शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर पहले जैसे फिट नहीं है, ये सब लोग मानते हैं जो उनके करीब रहने वाले लोग हैं। अब सब लोगों के हिस्से यही है कि कैसे एक सम्मानजनक एग्जिट उनका हो, जो उनके वोटर को भी अपमान महसूस नहीं हो, उनके समर्थकों को भी अपमानित महसूस नहीं करे। इसको लेकर कुछ न कुछ बातें चल रही है। तो अगर मान लीजिए कि शारीरिक और मानसिक तौर पर ठीक नहीं, तो राष्ट्रपति थोड़ी इनको बनाया जा सकता है, उपराष्ट्रपति भी बनाया नहीं जा सकता है, और गवर्नर बनाकर इनको एग्जिट दिया जाए, ये भी ठीक नहीं है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसको लेकर हमें लगता है कि दिल्ली थोड़ा असहज है। लेकिन
जल्द कुछ न कुछ ये लोग निर्णय लेंगे। ये हमें असहज है। कुछ न कुछ संकेत मिलता दिल्ली से। बिल्कुल। क्या बीजेपी निर्णय लेने की स्थिति में है प्रियदर्शी रंजन? आपको लगता है बीजेपी इस तरह का कोई फैसला कर पाएगी? नहीं, मुझे भी नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जल्दी में कोई फैसला लेगी। भारतीय जनता पार्टी के पास समय है, बाद में भी किसी तरीके से कोई निर्णय ले सकती है। लेकिन अभी जो जिक्र हो रहा है उत्तर प्रदेश का, निश्चित तौर पर लोकसभा का चुनाव देखिएगा तो लोकसभा चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी की सीटें घटी, वो सीटें घटी थी जिन पर कुर्मियों ने वोट भारतीय जनता पार्टी को नहीं किया था। बहुत सारी ऐसी सीटें रही जो सीटें कुर्मी जाति की वजह से भारतीय जनता पार्टी ने लूज किया था। तो कुर्मी जाति के सेंटिमेंट के साथ भारतीय जनता पार्टी अभी फिलहाल खेलना नहीं चाहेगी, उसको संभाल करके रखना चाहेगी। उत्तर प्रदेश के लिए भी और बिहार में तो एक बड़ा मसला है ही। और जहां तक बात है कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार से किस तरीके से निपटेगी, मतलब किस तरीके से इनको एग्जिट दिलवाएगी, देखिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा दूर का प्लान बहुत पहले बना करके रखती है। भारतीय जनता पार्टी ने ये परिणाम आने से पहले भी प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी तय कर लिया होगा और उसी के तहत ये मुहिम भारतीय जनता पार्टी चला रही है, एक्सरसाइज कर रही है। और यकीन मानिए साल 1.5 साल तक नीतीश कुमार को सरकार चलाने के बाद खुद ऐसी स्थितियां बन जाएंगी चलिए मैं जहां मान नीतीश लेता कुमार हूं, स्वेच्छा मैं से मान कह लेता देंगे हूं, जी। मैं मान लेता हूं। और मुझे यह भी दिखाई पड़ रहा है उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर अब बागी सुर अपना चुके हैं। उधर स्वामी प्रसाद मौर्य पहले ही फॉरवर्ड बैकवर्ड की पॉलिटिक्स को धार देने में लगे हैं, वो छोड़ भी चुके हैं। और भी कुछ नेता ऐसा कर सकते हैं। लेकिन सवाल फिर बिहार पर ही आता है। और संतोष जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, डिप्टी सीएम के तौर पर विजय सिन्हा की सीट सुरक्षित है या नहीं? आपको क्या दिखाई पड़ता है? सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम बन रहे हैं, कोई ईबीसी का चेहरा भी डिप्टी सीएम बन सकता है, क्या संभावना है? देखिए, जब प्रेम कुमार अगर अध्यक्ष बन जाएंगे तब तो ईबीसी दोनों में से कोई नहीं रहे। 2 सीटें जो अगर मान लो 2 मुख्यमंत्री बना, प्रेम कुमार पर सहमति हुई क्योंकि विजय सिन्हा ही गुलदस्ता लेके गए हैं प्रेम कुमार के पास। मतलब विजय सिन्हा की जानकारी में सब कुछ है जो कुछ दिल्ली में हो रहा है। अभी थोड़ी देर पहले वही आवास पर पहुंचे थे और वही उनको बधाई भी दिए हैं। तो विजय सिन्हा को अपने खुद डिप्टी सीएम नहीं बनेंगे, थोड़ा मुश्किल तो है उनके डिप्टी सीएम बनने पर, लेकिन कहना बहुत मुश्किल है। बीजेपी को समझना बहुत मुश्किल बीजेपी कि को भाई कोई समझना एक बड़ा लाइन लेंथ रहे मुश्किल है। तब तो। हाँ, मतलब नए कोई लाइन लेंथ रहे तब ना भाई। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। तो मान लीजिए हो सकता है कि मैथिली ठाकुर को भी बना दे, कोई ऐसा थोड़ी है। बना भाई एक जो खास तरीके का जो लाइन लेंथ समझ में आए, भाई इस तरीके के खिलाड़ी रहे हैं, तब आप सोच सकते हैं भाई। हाँ, ये अभी तो यही हम सोच रहे हैं कि कहीं मैथिली ठाकुर को न बना दे। जिस तरीके से मध्य प्रदेश और राजस्थान में उन्होंने किया है, तो बिहार में प्रयोग करने के लिए मैथिली ठाकुर को जैसे वो लाई, चुनाव जीत कर आ गई है, तो हो सकता है कि बना दे। कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए विजय सिन्हा बनेंगे कि नहीं बनेंगे, सम्राट चौधरी बनेंगे कि नहीं बनेंगे, मतलब इसके लिए एक डिप्टी सीएम गवर्नेंस करेंगे और दूसरे डिप्टी सीएम लोग गीत गाएंगे। आप यही कहना चाह रहे हैं ना? एक नया मॉडल गवर्नेंस का होगा कि भाई टेंशन ईज करिए, एक टेंशन ईज करिए, एक गवर्नेंस, दूसरा लोकगीत, और माहौल खुशनुमा रखिए, फील गुड फैक्टर में रहिए। फील गुड फैक्टर, तब कुछ भी हो सकता है। गवर्नेंस के साथ इंटरटेनमेंट। चलिए, ये बड़ी अजीबोगरीब बात है। लेकिन मामला कहां फंसा हुआ है, अटका हुआ है, इस पर गंभीर चर्चा हमने की। लेकिन एक बात बहुत सामने और बड़ी अच्छी बात आई इस प्रोग्राम के दरमियान ही कि प्रेम कुमार को शायद मैसेज चला गया है, ईबीसी का बड़ा चेहरा है, 9वीं बार जीते हैं अगर मेरा आंकड़ा सही है तो। संतोष नहीं, एक मैं जोड़ना चाहूंगा, उनका नाम विधानसभा अध्यक्ष के लिए नहीं, उप मुख्यमंत्री के लिए भी चल रहा है। प्रेम कुमार जी के लिए की बात कर रहे हैं? हाँ हाँ हाँ, चलिए। डॉक्टर प्रेम। हाँ, तो अगर डॉक्टर प्रेम कुमार उप मुख्यमंत्री बनते हैं तो विजय सिन्हा क्या स्पीकर बनेंगे? ये मामला समझ में नहीं आ रहा है कि विजय सिन्हा उनको माला क्यों पहना रहे। डॉक्टर संजय कुमार, विजय सिन्हा उनको माला क्यों पहना रहे हैं, ये बात समझ से परे। बहरहाल मुझे लगता है आने वाले वक्त में इन सब चीजों से पर्दा हटेगा, गुत्थम गुत्थी सुलझेगा, ये बात साफ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन इतना तय है कि ललन सिंह और संजय झा का दिल्ली पहुंचना, चार्टर प्लेन से पहुंचना, अमित शाह से मुलाकात करना, बीजेपी के बड़े नेताओं की मीटिंग होना, बीजेपी लंबी तैयारी में है।
पर नीतीश कुमार भी कहां पीछे हटने वाले हैं। सवाल यह है कि बिहार की राजनीति में इतनी बड़ी विक्ट्री के बाद एनडीए में क्या कुछ चल रहा है, उस पर हम लगातार पर्दा हटाते रहेंगे, आपसे रूबरू होते रहेंगे और जो सच है वो आपको बताते रहेंगे। संतोष सिंह जी, डॉक्टर संजय कुमार, प्रियदर्शी रंजन और फैजान अहमद साहब, बिहार की बात में शिरकत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो बिहार की बात में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार।